नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो जैसे कि आपको पता है CET का जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है CTET का। और ये जो क्वेश्चन आपके TGT PET या फिर PRT जैसे भी एग्ज़ामों में काम आएंगे, चाहे आपका CTET का है या कोई अन्य एग्ज़ाम है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होते हैं, उन्हीं को घूम फिरा कर दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो इस कारण से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे जो पेडागोजी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षक हैं कक्षायां पाठ्य पुस्तक से सक्रिय बोधनार्थम प्रेरितुम इच्छति तस्य कृते एतत् महत्वपूर्णम यत् छात्रा। क्या है कि शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तक के सक्रिय बोधन के लिए प्रेरित करने की इच्छा करता है, तस्य कृते एतत् महत्वपूर्णम। तो यहाँ पर इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि छात्र पाठ्य पुस्तक में उत्तरों को लिखें, शिक्षकेन पृष्ठान प्रश्नान् ध्यानेन शृण्वन्तु पुस्तिकानाम् उत्तराणि लिखन्तु या स्वयं प्रश्नान् पृच्छन्तु। तो इनमें कौन से वाला सही माना गया है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, तो इसी को क्या यहाँ पर सही माना गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसको सही क्यों कहा गया है। शिक्षक क्या है कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के सक्रिय बोधन हेतु प्रेरित करता है। इसके लिए विशेष आवश्यक है कि छात्र स्वयं प्रश्नों को पूछे और ऐसा करने से छात्रों के विषयगत ग्रहता स्पष्ट होती है। तो जहाँ भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर स्वयं जो है बच्चों को पूछना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर कोई कहीं पर दिक्कत है वो उसे पूछेंगे तो इससे उन्हें यह भी पता लगेगा कि भाई यहाँ पर इसमें गलती है या यहाँ पर हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि सब का क्या है, टीचर जो होता है पढ़ाने वाला, उसे सब किसी की मन की बात का पता नहीं होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है या किसको क्या दिक्कत है। तो जिसको भी जहाँ पर कोई पूछना है तो वो छात्र को ही जहाँ पूछना चाहिए। तो स्वयं प्रश्नान् पृच्छन्तु, यही जो यहाँ पर इसमें कहा गया है, छात्रों की विषयगत ग्रहता इससे स्पष्ट होती है। उसके बाद एक शिक्षकः भी कक्षायाः ओडिया भाषा छात्रान् आंग्ल भाषां शिक्षति तस्य कृते स ओडिया भाषायाः भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम् आंग्ल भाषायाम् अनुवादं कारयति एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किमुचितम्। तो इनमें सही कौन सा है कि एक शिक्षक भी कक्षा की उड़ीसा भाषा के छात्रों को अंग्रेजी में शिक्षा देता है और उनके लिए वह उड़ीसा भाषा में अनेक प्रकार के वाक्य को आंग्ल भाषा में अनुवाद करता है। तो इस प्रकार से जो पढ़ाना है, सीखना जो है, इसमें क्या उचित है। एतेन रूढ़ियात्मक प्रयोगे समस्या भवति आंग्ल भाषायां च दक्षता लभ्यते एषः मार्गः प्राथमिक कक्षाणां कृते उचितः न तो माध्यमिक कक्षाणाम् एषः सम्प्रेषणात्मक मार्ग वर्तते। तो कौन सा यहाँ पर सही है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है इसको सही माना गया है, तेन रूढ़ियात्मक प्रयोगे समस्या भवति। तो यह रूढ़ि वाला क्वेश्चन भी जाए कि एग्ज़ाम में जो आता है, जहाँ पर ये स्त्री पुरुष लड़का लड़की, तो इनमें जहाँ भेद बताया जाता है, मतलब कौन से काम लड़कों को करना चाहिए और कौन से लड़कियों को करना चाहिए, या कौन से लड़कियों को नहीं करना चाहिए, कौन से लड़कों को करना चाहिए, इस प्रकार का जो बताता है वो रूढ़ियात्मकता जो होती है उसके अंतर्गत आता है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है कि एक शिक्षक क्या है भी कक्षा में उड़ीसा भाषी छात्रों को अंग्रेजी में शिक्षा देता है और वह इसके लिए उड़ीसा भाषा के अलग अलग प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी करता है। तो ऐसा करने से क्या प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए ये सही माना गया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, सबसे पहले जो शिक्षा वो अपनी मातृभाषा जो उसी में दी जाती है। तो यहाँ पर अगर कोई उड़ीसा भाषा वाले हैं या कोई अंग्रेजी जानने वाले हैं तो क्या है, अगर उड़ीसा भाषा पढ़ा रहा है तो उसका क्या है, ट्रांसलेट करके उनको बच्चों को पढ़ाए ताकि उनकी समझ में आ जाए। उसके बाद कथेतर पाठ अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथं स्वीकरोति विषयार्थ वृत्तान्तं कथानकं रूपका उपमा च तुलना भेद सूचनम।
तो कथेतर पाठ जो है यहाँ पर इनमें क्या स्वीकार किया गया है, और इनमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला है। तो कौन सा है, ये तुलना भेद सूचनम है। तो पाठ संकलन के प्रकार की तुलना में पाठ संकलन के प्रकार में तुलना और भेद सूचना ये स्वीकार किए गए हैं। उसके बाद है षष्ठ कक्षायांगल पाठ्य पुस्तके वर्षाजल संरक्षण उपरि का पाठ अस्ति पाठस्य आरंभात् पूर्वं शिक्षिका छात्रान् लिखितुं निर्दिशति यत् एतस्मिन् विषये ते किं किं जानन्ति किं किं च ज्ञातुम् इच्छन्ति इति अथ पाठं पठित्वा छात्राः यत् ज्ञातवन्तः तत् लिखन्ति। यह प्रकार का पठन विधि किं कथ्यते। तो यहाँ पर क्या है, जो छठी कक्षा जो है इसमें अंग्रेजी की जो पुस्तक है उसमें जल को बचाना, उसका संरक्षण करना, इसका एक लेसन है। और इसके पूर्व में ही शिक्षक जो छात्रों को इसके ऊपर निर्देश देता है कि तुम इसके बारे में क्या क्या जानते हो, तो इसी के बारे में फिर आप जो अपने विचार दो। तो ये जो विधि है इसको क्या कहा गया है, अक्षरशः बोध मिटंक्शन KWL विधि या प्रतिधान विधि। और इसे जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन सी वाला है। तो कौन सी है ये, KWL विधि जो है यहाँ पर इसको माना गया है। इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है कि छठी कक्षा की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में वर्षा जल संरक्षण पर एक पाठ दिया गया। पाठ के आरंभ के पहले शिक्षक छात्रों को लिखने का निर्देश देता है कि संप्रति विषय में वे क्या जानते हैं और क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं, और इस प्रकार पाठ पढ़कर छात्र जैसा समझते हैं वैसा लिखते हैं। इस प्रकार की पठन विधि जो है ये KWL विधि कहा गई है। तो ये KWL विधि है। तो यहाँ पर जो ये KWL है ये क्या होता है, K का मतलब मुझे क्या पता है। तो इसमें क्या है, एक चार्ट जो है इस प्रकार से बनाने होते हैं, जैसे 3 चार्ट हो गए KW और L वाले, KW और L। तो K जो है इसमें आएगा कि मुझे क्या पता है इसमें, दूसरे वाला जो है इसमें W इसमें आ जाएगा मैं क्या जानना चाहता हूँ, और L वाला इसमें आएगा कि मैंने जो सीखा है। तो इस प्रकार से होता है KWL ये चार्ट। उसके बाद है कक्षा नाम छात्र नाम कृते कविता वाचन से प्रमुख प्रयोजनम। कविता कक्षा में छात्रों के लिए कविता वाचन कविता पढ़ाने का जो प्रमुख प्रयोजन है वो क्या होता है। कविता प्रति सब प्रतिक्रिया प्रदर्शन, कविता जो होती है उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शन करना, साहित्य विचारों को जानना, बिंब चित्र या अत्यंत प्रास अवगमनम या कवि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम। तो कक्षा में छात्र नाम कृते कविता वाचन से प्रमुख प्रयोजनम, प्रमुख प्रयोजन क्या है, तो जो प्रयोजन जो है इसमें ऑप्शन ए में रहेगा कविता प्रति सब प्रतिक्रिया प्रदर्शनम। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। कक्षा में छात्रों के कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन कविता के प्रति सम प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना है। इससे छात्रों में कविता के प्रति रुचि बढ़ती है। उसके बाद है सप्तम कक्षा छात्र कथयति यत् सः तस्य मित्रेण सह शब्दवर्गस्य खेल माध्यमेन आनन्दम् अनुभवति यः किञ्चित् अधिक दक्षः येन कारणेन तस्य कौशलज्ञानेन वृद्धिः भवेत् एतेन कस्य शिक्षामनुज्ञानस्य मंतव्यं दृश्यते। तो 7वीं कक्षा की जो छात्रा कहती है कि वह उसके मित्र के साथ शब्द वर्ग जो समस्या है क्रॉसवर्ड पजल, ये जो खेल है इसके माध्यम से आनंद का अनुभव करती है। यह किंचित अधिक दक्ष है जो बहुत ज़्यादा चतुर बनाता है या बुद्धि का खेल कह सकते हैं। यह कारणेन तस्य कौशल ज्ञान वृद्धि होती है, जिनसे उनका जो मनोविज्ञान है उनका जो कौशल है उसमें क्या वृद्धि होती है दिमाग में। और एतेन कस्य शिक्षा मनोविज्ञान के मंतव्य दृश्यते। तो ये किस प्रकार के शिक्षा मनोविज्ञान का मंतव्य यहाँ पर दिखाया गया है या एजुकेशन साइकोलॉजी के रूप में दिखाया गया है, किनका है ये, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की या गार्डनर। और इसका जो संबंध देखें तो जो ऑप्शन सी में है तो ये वाइगोत्स्की जो है इनका यहाँ पर ये माना गया है। तो इनके बारे में भी जो यहाँ पर जान लेते हैं क्या कहा गया है। तो 7वीं कक्षा का जो छात्र कहता है
कि वह उसके मित्र के साथ शब्द वर्ग समस्या खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव करता है। अपने जो अखबार न्यूज़पेपर भी में भी पढ़े होंगे, उसमें भी जहाँ बहुत सी पहेलियाँ भी आती हैं और एक सुडोकू नाम से भी आती है पहेली। तो पहेली कह सकते हैं आप वर्ग पहेली, जिसमें अलग अलग आते हैं फिल करने के लिए। कई बार जो आपने बुक पढ़ी होगी उसमें भी जो है पहेली दी गई होती है कि इस जो खाना जो दिया गया है, डब्बा जो दिया गया है, इसको आपने फिल करना है। तो इस खेल के माध्यम से क्या आनंद का अनुभव करता है और अधिक कौशल भी होता है, क्योंकि बुद्धि का जो गेम है उसके अंतर्गत आता है, जिसके कारण कौशल ज्ञान में वृद्धि होती है और इसमें वाइगोत्स्की का शिक्षण मनोज्ञान बनते हुए दिखता है। तो जैसा कि वाइगोत्स्की जो इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए थे उनमें बताया है। उसके बाद षष्ठ कक्षा के छात्रा एकम पाठम पढ़ती है। यस्मिन सहायक से शब्दस्य अर्थम न जानती यदा तदा तेन। तो छठी कक्षा की एक छात्रा है जो एक पाठ को पढ़ती है और उसमें से वो एक अर्थ को शब्दार्थ को नहीं जानती है, तो उसके द्वारा शब्द उपेक्षितव्य, शब्द की उस जो नहीं जानते उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। बुद्धिमता से उसको जानना चाहिए, शब्द कोष्ठ को देखना चाहिए जो डिक्शनरी कह देते हैं, या सिर्फ शिक्षक से पूछना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई किसी के शब्द के बारे में नहीं पता है तो क्या किया जाना चाहिए, तो वही यहाँ पर पूछा गया है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है बुद्धिमताया अनुमेय, तो जैसे कोई लाइन है उसमें कोई शब्द आया है, अगर आप नहीं जानते हैं तब आपने उसमें देखना है कि ये शब्द यहाँ पर किस कारण से आया है, क्यों आया है, तो वही यहाँ पर कहा गया है बुद्धिमताया अनुमेयम। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि छठी कक्षा का एक छात्र पाठ पढ़ता है जिसमें वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता, तब वह बुद्धिमानी से उसका चिंतन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर परीक्षणम प्रमाणिकम भवति यदि परीक्षण से सम्यक परीक्षणम भवेत्। परीक्षण क्या प्रमाणिक होगा यदि उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए। परीक्षणम विश्वसनीय भवति यदि तत्र सत्यम भवति, और परीक्षण भी विश्वसनीय होता है यदि उस पर सही प्रकार से ध्यान दिया जाए। और कदाचित परीक्षण से सम्यक परीक्षणम नापि भवेत् तथापि परीक्षण से सत्यम मन्यते। कभी क्या परीक्षण से सम्यक परीक्षण न होती, जो परीक्षा करने वाला है उसके द्वारा अगर परीक्षण सही से न भी हो फिर भी परीक्षण को सही मानना चाहिए। एतत् वाक्य लेखक से मुख्य उद्देश्य। इस प्रकार की जो बातें हैं उनके पीछे जो लेखक है उनका उद्देश्य क्या आ रहा है। प्रामाणिकता विश्वसनीयता इत्येतयोः भेदस्य वर्णनम्। साम्प्रतिक शोध कार्येषु प्रामाणिकतायाः विश्वसनीयता च परीक्षणे योगदानम्। अस्माभिः प्रामाणिकं विश्वसनीयम् इति पदाभ्यां परीक्षणं वर्णनं करणीयं न वा इति सन्देहः उपस्थापनम्। सर्वेषु परीक्षणेषु प्रामाणिकता विश्वसनीयता स्याताम् इति आग्रह है। तो यहाँ पर इनमें कौन सा माना गया है, और इनमें जो ऑप्शन है इनको देखें तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर माना गया है, प्रामाणिकता विश्वसनीयता इति इत्येतयोः भेदस्य वर्णनम्। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि परीक्षण तभी प्रमाणिक होगा यदि परीक्षण का सम्यक परीक्षण हो, क्योंकि जब आप परीक्षा कर ही रहे हैं, परीक्षण कर ही रहे हैं किसी चीज़ के बारे में जानना, तो अगर वो सही होगा तभी जो उचित रहेगा। तो और परीक्षण क्या है, विश्वसनीय होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें जो आया कुछ और है और बताया कुछ और है, या सही तरीके से उसका परीक्षण न किया जाए। जब उसमें सत्यता होती है कभी परीक्षण से परीक्षण का सम्यक परीक्षण नहीं होता, फिर भी परीक्षण की सत्यता मानी जाती है। इस वाक्य में लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के बीच विभेद का वर्णन है। तो ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है षष्ठ कक्षा छात्रा सत्य है एवं कथाम एकाम पठितवन्तः है। शिक्षिका छात्रान् प्रश्न से उत्तर पृच्छति किमर्थमा शोकः गृहात् पलायितः है अयं प्रश्न छात्राणां किं कौशलम् अपेक्षते। तो छठी कक्षा की जो छात्र है वह एक कथा को पढ़ती है जिसमें जो शिक्षक है वह छात्रों से प्रश्न को पूछता है, प्रश्न के उत्तर को पूछते हैं कि अशोक किस लिए घर से चले गए, भाग गए। तो अयं प्रश्न छात्राणां किं कौशलम् अपेक्षते, यह जो प्रश्न छात्रों के कौन से कौशल को लेकर है।
कि जैसे कथा पढ़ाई जा रही है और क्वेश्चन जैसे पहले लेसन पढ़ा दिया और उसके बारे में फिर क्वेश्चन आंसर किए गए कि उसमें क्वेश्चन आया कि अशोक घर से क्यों चला गया। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो छात्रों से क्या जानने की कोशिश कर रहा है, लेखन समीक्षा का, संबंध स्थापन का, अर्थ संभावना का या पूर्व अनुमान का। और यहाँ पर जो इसमें क्वेश्चन जो है इसका संबंध ऑप्शन सी से है, तो ये अर्थ संभावना को लेकर है। कि छठी कक्षा का जो छात्र शीघ्रता से एक कथा पढ़ता है, शिक्षक छात्रों से प्रश्न का उत्तर पूछता है, अशोक घर से किस लिए भागा, किस कारण भागा। तो यह प्रश्न छात्रों के अर्थ संभावना के कौशल की अपेक्षा को दिखाता है। उसके बाद है डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है या प्रभावित। तो डिसलेक्सिया क्या है, एक भाषागत विकार है, संकेत बोध का, कथितम भाषा बोध का, मौखिक भाषा बोध का या लिखित भाषा बोध का। तो डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है और इसका संबंध किससे है, डिसलेक्सिया का, तो ये एक विकार है, तो इसका संबंध है लिखित भाषा से। तो लिखने संबंधी एक ये विकार है, लिखने में समस्या है। तो डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है जिसमें लिखित भाषा बोध प्रभावित होता है। इसके द्वारा संकेत बोध, कथित भाषा और मौखिक भाषा बोध प्रभावित नहीं होते, तो ये लिखित जो है उससे संबंधित है, लिखने संबंधी समस्या। उसके बाद है लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते चेत किम नास्ति इति आवश्यक भाग है। तो लेखनम क्या एक प्रक्रिया मानी गई है यदि न अस्ति अत्यावश्यक भाग, मूल्यांकनम, संपादनम, पुनःअवलोकनम या प्रारूप निर्माणम। तो लेखन एक प्रक्रिया है ऐसा माना जाता है और मूल्यांकन इसका क्या है, आवश्यक भाग नहीं माना जाता है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए वाला। तो लेखन क्या एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा माना जाता है कि मूल्यांकन इसका अत्यावश्यक भाग नहीं माना जाता, जबकि संपादन, प्रारूप निर्माण और पुनः अवलोकन ये लेखन प्रक्रिया के भाग हैं। उसके बाद है छात्राणाम कृते बाल साहित्यानाम चयन समय भवत दृष्टिया किम अनावश्यकम। छात्राणाम कृते और बाल साहित्य के चयन के समय में आपके दृष्टि से क्या जरूरी नहीं है, विषय, चित्र, छात्रों की आयु और रुचि या मुद्रण की गुणवत्ता। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला है मुद्रण की गुणवत्ता, तो उसी को नहीं माना गया है छात्रों के लिए बाल साहित्य का अगर जब हम चयन करते हैं। उसके बाद है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम इत्येते सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन इनके साथ जो दूसरा कौशल है व्याकरण है, अधिगमनम है, चिंतनम है, सृजनात्मकता है। तो श्रवण, भाषण, पठन, लेखन इनके साथ जो दूसरा भाषा कौशल है ये चिंतन कौशल को माना गया है। उसके बाद है प्राथमिक विद्यालय से शिक्षिका छात्री स्वपरिचित भाषया परिवारस्य तथा मित्राणाम विषये कथ उपकथनार्थम अनुमति ददाति तत्र शिक्षकस्य मुख्य उद्देश्यम भवति। तो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों से भाषा, परिवार और मित्रों के विषय में कथा उपकथन की अगर अनुमति देता है तो यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग है, छात्रनाम विषय समुचित ज्ञान या छात्रनाम सुविधा। और इसमें माना जो गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को माना गया है, बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अगर छात्रों से स्वपरिचित भाषा, परिवार के और मित्रों के विषय में कथोपकथन की अर्थ को अनुमति देता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों के भाषा, परिवार एवं मित्रों के विषय में कथा उपकथन की अनुमति देता है और शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य बहुभाषिकता के साधन रूप का प्रयोग है। उसके बाद है भाषा विज्ञान तंत्र अस्माकं मानसिक शब्दकोश कहते हैं। भाषा विज्ञान तंत्र में हमारा मानसिक शब्दकोश तो ये कौन सा है, प्राग्माटिक्स व्यवहार विज्ञान, लेक्सिकॉन पद विज्ञानम, सिंटैक्स वाक्य विज्ञानम या सेमांटिक्स अर्थ विज्ञानम। तो भाषा विज्ञान तंत्र में हमारा मानसिक शब्दकोश जो है इसको कहा गया है पद विज्ञानम, लेक्सिकॉन पद विज्ञानम।
और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो पद्यांश जो है वे आ जाते हैं। अब हम इनमें से जो क्वेश्चन है उनको फिल करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा पद्यांश है जिसमें कहा गया कि विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम विद्या सदा जनना भेदों करोति चित्तम। तो यहाँ पर जो विद्या है उसके महत्व के बारे में बताया गया है। विद्या क्या है, विनम्रता को देती है। विद्या से ही धन की प्राप्ति होती है। विद्या सदा लोगों का जो चित्त है, हृदय, उसको साफ करती है, शुद्ध बनाती है। और विद्या तनोति कृत्रिम विद्या तनोति मानव। विद्या ही क्या है, जो हमारा जो यश है उसको सभी दिशाओं में फैलाती है। और विद्या ही हमारा तनोति मानव, हमारा मान सम्मान जो उसको फैलाती है। विद्या नरम समाज कुरुते सदा प्रधानम। और विद्या ही क्या है, मनुष्य को इस समाज में सदा प्रधान बनाती है। उसके बाद है विद्या निहंति दोषम विद्या निहंति भारम दूरी करोति विद्या सकलम मनोविकारम। और जो विद्या है ये हमारे दोषों को दूर करती है। विद्या ही हमारा जो भार है उसको भी कम करती है, दूर करती है। दूर करोति विद्या सकलम मनोविकारम। और जो विद्या है वही हमारा जो समस्त मन के अंदर जो भी विकार है, दोष है, बुराइयां हैं, उनको दूर करती है। उसके बाद है विद्या न राजहार्य न विद्या न चोरहार्य विद्या कदापि लोके न ही बंधु भी विभाज्य है। तो विद्या जो होती है न तो कोई राजपुरुष जो है, राजा, उसको क्या है, चुरा सकता है, और न ही चोर उसको चुरा सकता है। विद्या कदापि लोके नहीं बंधु भी विभाज्य। और इस संसार में विद्या जो धन है उसको कोई भी जो भाई बंधु है वो बंटवा नहीं सकता है। जैसे और ज़मीन होगी, पैसे हो गए, धन दौलत जो कुछ है उसको क्या है, आधा करा लेता है, क्योंकि दोनों की समान है। लेकिन विद्या जो होती है वो उसे नहीं बंटवा सकता। उसके बाद विद्या गुण है प्रधान, विद्या धर्म प्रधानम देशे तथा विदेशे विद्या धर्म प्रधानम। तो विद्या जो गुण है उसको प्रधान माना गया है, विद्या धर्म प्रधानम। विद्या जो गुण है वो सभी विद्याधनों में प्रधान माना गया है। देश और विदेश में जो विद्या रूपी जो बल है उसी को सबसे प्रधान माना गया है। क्योंकि जब आप दूसरे देश विदेश में जानते हैं, अगर आपने कुछ पढ़ा होगा, सीखा होगा, तभी आप जब वहाँ पर रह सकते हैं, दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। तो विद्या जो है उसके जो महत्व है उसको यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। उसके बाद है पद्यांशे कस्य महत्वम कथितम अस्ति। ये जो पद्यांश है इसमें किसके महत्व महिमा के बारे में कहा गया है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, इसमें विद्या जो है उसके बारे में बताया गया है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो इस पद्यांश में विद्या का जो महत्व है उसके बारे में बताया गया है। विद्या विनम्रता को देती है, धन भी देती है, और सदा लोगों के चित्त को साफ, स्वच्छ, विकार रहित भी बनाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है विद्या जननाम किम विमलम करोति। विद्या जो है लोगों के किस को साफ करती है। विमल मतलब स्वच्छ करना, साफ। पेट को करती है उदरम, दांत को, चित्त को, या कान को, कर्ण को। तो विद्या जो होते हैं हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, उसके अंदर जो भी बुराइयां हैं दूसरे के प्रति उसको वही दूर करती है। तो विद्या लोगों के चित्त को निर्मल बनाती है। तो मनुष्य में विद्या शुभ विचारों का प्रादुर्भाव करती है, इसलिए वह जनहित चिंतन करता है, और अपने को जो अच्छा नहीं लगता वह दूसरों पर कदापि नहीं करता। उसके बाद है बंधु भी कानाय विभज्या। जो बंधु जन जो है उनको क्या उनके द्वारा क्या नहीं बंटवाया जा सकता, क्षेत्र को, विद्या को, धन को या भवन को। तो भाई जो होता है उसका समान हक होता है, बराबर होता है, खेत पर भी, धन पर भी, और जो मकान है उन पर भी। लेकिन जो विद्या है, विद्या उसकी अपनी अकेली है, जिसको कोई राजा नहीं जा छीन सकता, और बंधु बंटवा नहीं सकते, चोर उसको चुरा नहीं सकता। तो इस प्रकार से क्या है, विद्या रूपी जो धन है इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अधूरम दूरम करोति इति भावस्य कृत्य का प्रयोग है। अधूरम दूरम करोति जो इस भाव का अर्थ यहाँ पर क्या है, क्षेत्र, धन, भवन या विद्या से। तो इसका जो संबंध है किससे है, तो यहाँ पर जो विद्या है इससे माना गया। पदार्थ में दूरी दूरम करोति विद्या सकलम मनोकारम अधूर दूरम करोति भाव भवनम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका डे जो है ये भी माना गया है।
तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं इसका कौन से वाला इनमें से सही होना चाहिए, विद्या या भवन। उसके बाद है कृतिमिति पदस्य विपरीतार्थकम नास्ति। ये जो कृति जो है इसका विपरीतार्थक नहीं है, कृति ही यश है, अपकृति या लोक अपवाद है। और इसका जो सी आंसर है ऑप्शन बी वाला यहाँ पर माना गया है, तो यही इसका नहीं है। अपकृति हो गया, अकृति, अपकृति और लोक अपवाद इनको माना गया है। उसके बाद है विद्यावलम कुत्र प्रधानम भवति। दूषित भोजन में, देश और विदेश में, जलती हुई अग्नि में या फिर जलाशय के बीच में। तो विद्या रूपी जो बल है वो प्रधान माना गया है। कहाँ पर? जब आप कई देश या विदेश में जाते हैं। तो विद्या गुण है, प्रधान है। विद्या धर्म प्रधानम देश तथा विदेशी विद्या धर्म प्रधानम। तो विद्या बल जो देश और विदेश दोनों स्थानों पर प्रधान होता है, इसलिए कहा गया है कि विद्यावान व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। तो ये तो जो यहाँ पर जो पद्यांश थे, और अब हमारा यहाँ पर जो गद्यांश है वो आ जाता है, जिसमें से आपने क्वेश्चन फिल करने हैं। और ये जो गद्यांश है इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, क्योंकि समय जो है एग्जाम में बहुत कम होता है, इसलिए बार बार आपको जो है गद्यांश पढ़ना आना पड़े, आपका समय बच जाए, इसलिए एक बार में ही आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एक बार गद्यांश पढ़ लेने पर ही आप उसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश इसमें क्या कहा गया है? अनादिकालात् प्रचलिताम अस्माकं परंपरा भैव वैदिका ऋषि अपवन। कि ये जो अनादिकाल जो है, मतलब जो प्राचीन काल है, इसमें इससे चली आ रही प्रचलित हमारी जो परंपरा है, इसमें बहुत से वैदिक ऋषि हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र चाहे वैदिक कालीन ऋषि था। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि जो विश्वामित्र है, इनको वैदिक काल के ऋषि माना गया है। और उचित वैसे यथोचितम वर्तम पर्यंतो तो महानतो तपस्विनो भवतम। और उचित आयु में और उचित वर्त जोन का पालन करते हुए दोनों क्या है? महान ऋषि हो गए। योग्यात गुरु स्वाध्यानम अधीनम तो ज्ञानिनो समझातो। और योग्य जो गुरु है उनके द्वारा अध्ययन अध्यापन के बाद वे दोनों क्या है? ज्ञानी हो जाते हैं। तो ज्ञानिनो समझातो। क्योंकि यहाँ पर दो ऋषि हैं, विश्वामित्र भी है और जो महर्षि वशिष्ठ, ये दो हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए तो जायज़ का प्रयोग किया गया है। एम तहो भ्यो पार्श्वे तो ज्ञान से भंडारे वासित। इसलिए उन दोनों के पास तो ज्ञान जो है, ज्ञान का बहुत भंडार था। अन्य महर्षि विश्वामित्र ने स्वभावन कर दिया सिद्ध। और इन ये जो दोनों थे, इनमें से जो महर्षि विश्वामित्र थे, ये स्वभाव से बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। परंतु उग्राणी तपस्या समाचार तेन ब्रह्मेश्वर स्थान प्राप्तम। परंतु अपने उग्र तपस्या के द्वारा, उसका आचरण करने से उनके द्वारा जो ब्रह्मर्षि जो ऋषि, अन्य जो ऋषि हैं, उनमें प्रथम जो स्थान है, उत्तम जो स्थान है, उनको प्राप्त करते हैं। परंतु अपना जो उग्र स्वभाव होने के कारण भी तपस्या का जो आचरण है उसके द्वारा वे ब्रह्मर्षि जो है उसमें जो प्रथम जो स्थान है, ये उत्तम जो स्थान है, उसको प्राप्त करते हैं। प्रसिद्धम गायत्री मंत्र समाज से प्रस्ताव तेन अचिरात प्रसिद्धि लब्धा। और प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो समाज को देकर तेन अचिरात, उनके द्वारा बहुत लंबे समय तक प्रसिद्धि को प्राप्त किया गया। जब तक जनान अभीष्ट फलम प्रदत्ति गायत्री लोके कामधेनु रूपेण प्रसिद्धम प्राप्त होती। और जो जाप मंत्र है उसके द्वारा लोगों को अभीष्ट फल प्रदान करते हुए गायत्री लोके, जो गायत्री मंत्र है, ये संसार में कामधेनु रूपेण, जैसे कामधेनु गाय होती है इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, इस रूप में वो प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। मुक्तिम काम्य मानव जनई गायत्री मंत्र से शक्तिया भास्वता सूर्य देवात सद्बुद्धिम प्रार्थ्यते। और मुक्ति की कामना करते हुए लोगों के द्वारा गायत्री मंत्र की शक्ति से चमकते हुए सूर्य देव के समान सद्बुद्धि को किए वे प्रार्थना करते हैं। कि मुक्ति काम्य माने जनई, मुक्ति के लिए कामना करते हुए लोगों के द्वारा गायत्री मंत्र की शक्ति से चमकते हुए सूर्य के समान सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। महर्षि वशिष्ठ सप्तम ब्रह्मा उपासीन है महत्व सिद्धि प्राप्तवान। और जो महर्षि वशिष्ठ थे उनके द्वारा लगातार ब्रह्मा की उपासना से महतिम बहुत ज़्यादा सिद्धि को प्राप्त किया गया।
वशिष्ठेन मृत्यु वशी कुर्वतः महामृत्युंजय मंत्र से रचना कृता। और महर्षि जो वशिष्ठेन के द्वारा मृत्यु को वश में करने वाले महामृत्युंजय जो मंत्र है उसकी रचना की गई। एकदा सत्संग है तपश्चरणियों मध्य कतरा श्रेष्ठ है इति विषय विवादास्पद। एक बार सत्संग और तपश्चरण इनके बीच में कतना श्रेष्ठ है, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, इसके विषय में झगड़ा हो जाता है। अब जो है ये लंग लकार में है क्योंकि हो जाता है भूतकाल में। वशिष्ठ सत्संग से पक्ष आसित, जो महर्षि वशिष्ठ है तो वो सत्संग के पक्ष में थे। विश्वामित्र से तो सब तपस्याम अभिमान आसित, और जो विश्वामित्र उनको तो अपनी तपस्या पर ही अहंकार था, मतलब अभिमान था, गर्व था। परस्पर विवाद मान्य हुए तो विवादे अस्महित चाक्षव शेष सागरे भवता शेष नागर से शिवधे निर्णयार्थम अगस्ताम। परस्पर विवाद मान्य हो, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए वे दोनों, एत्य विवादे असमहित, इस विवाद का समाधान होने पर तो क्षीर सागरे भवता, वे क्षीर सागर में भगवान शेषनाग के सविधि निर्णयार्थम, उसके झगड़े के निवारण के लिए गए या आए। अगच्छत है अगस्ताम आए। शेषनाग है तो मध्य सत्संग है एवं श्रेयण इत्युक्त विवाद से समाधान कृतवान। और जो शेषनाग है उन दोनों के बीच में सत्संग जो है उसी को श्रेष्ठ बताते हैं और यही कहकर विवाद जो झगड़ा है उसका समाधान को समाप्त कर देते हैं या उसका समाधान करते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ और जो विश्वामित्र उनके बीच में जो यहाँ पर जो कौन सा श्रेष्ठ है इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसमें शेषनाग या फिर सत्संग जो है उसी को सही बताते हैं। तो इस प्रकार से गद्यांश है और अब इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आ जाते हैं। तो गद्यांश अस्माकं परंपरामिति अर्थ का अर्थ है। तो गद्यांश जो यहाँ पर आया है इसमें हमारी परंपरा से क्या अर्थ है, सामाजिक है, पाश्चात्य है, वैदिक है या भारतीय परंपरा है। तो अस्माकं परंपरा का जो अर्थ है यहाँ पर जो भारतीय जो परंपरा है उससे लिया गया है। अस्माकं परंपरा हमारी परंपरा, तो भारत में है तो भारत की परंपरा से ही इसका संबंध रहेगा। तो संप्रति गद्यांश में अस्माकं परंपरा जो है इसका आशय भारतीय परंपरा से है। और गद्यांश का लेखक बताता है कि हमारी परंपरा में बहुत से वैदिक ऋषि हुए हैं और इसमें महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ये क्या है महान ऋषि थे और इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और दूसरे ने गायत्री मंत्र की रचना की है। उसके बाद ज्ञानस्य प्राप्ति कस्य अपेक्षा होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर अपेक्षा होती है योग्य गुरु की, उपयुक्त वातावरण की, पाठ्य सामग्री की या पाठ्य पुस्तक की। वैसे तो देखा जाए सभी कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसी के अनुसार ही बताना है। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माना गया है कि योग्य जो गुरु होता है, क्योंकि एक व्यक्ति भी होना चाहिए जो सही मार्ग दिखाए। तो ज्ञान की प्राप्ति तो एक अच्छा जो गुरु होता है, जैसे आप विद्यालय में जाते हैं वहाँ पर जो टीचर है वो आपको पढ़ाते हैं, तो और गुरु का जो स्थान है वो ऐसे भी सबसे ऊंचा जो स्थान माना गया है। तो ज्ञान की प्राप्ति तो योग्य गुरु की अपेक्षा होती है। योग्य गुरु जो ज्ञान लब्ध होता है वही शिष्य को योग्य बना सकता है, अन्यथा अंधे ने एवं नियमाना यथ अंधा की स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो एक ये पंक्ति जो आई है ये वाली, अन्यथा अंधे ने नियमाना यथ अंधा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं उक्ति है। और कहाँ से ली गई है, तो जो कठ उपनिषद है, कठ उपनिषद उसमें से ये ली गई है। और इसमें जो श्लोक आया था उसमें क्या कहा गया था, अविद्याम अनंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित तमन्यामान तंद्रमाण प्रियंती मूढ़ा अंधेन एव नियमाना यथांधः, कि जो लोग अविद्या में उसके भीतर ही वास करते हैं, अपनी बुद्धि में स्वयं को ज्ञानी तथा महापंडित मानते हैं, वे मूर्ख होते हैं। वे उसी प्रकार ठोकरा खाते हुए चक्रों में भटकते रहते हैं जैसे अंधे के द्वारा ले जाने वाला अंधा होता है। तो क्योंकि जिस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, अगर वो ज्ञान की बात है तो वो जब स्वयं ही उसको कुछ नहीं पता है तो वो दूसरों को क्या बताएगा। तो ये उसी उक्ति को लेकर है कि जैसे कोई पहले ही अंधा है और वो दूसरे व्यक्ति को रास्ता दिखाए, तो अंधा अंधे को रास्ता दिखाए, तो वही यहाँ पर इसमें कहा गया है, यह अन्यथा अंधेन एव नियमाना यथांधा, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है।
कि जिसे कुछ पता नहीं है वही ज्ञान दे रहा है। ऐसे जो बहुत से उदाहरण आप आज के समय में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है विश्वामित्रेण महर्षि पदम कथम लब्धम। विश्वामित्र जो है महर्षि जो है उसके पद को प्राप्त करते हैं। गायत्री मंत्र के बल के द्वारा, उग्र क्रोध, उग्र बाह्य बल या तपस्या के द्वारा। तो विश्वामित्र जो है उन्होंने क्या किया था, तो तपस्या की थी, तो उसी के द्वारा फिर वो जो मंत्र है उसको प्राप्त करते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र के स्वभाव से क्रोधी थे, किंतु उन्होंने उग्र तपस्या की और ब्रह्मऋषि में जो प्रथम स्थान उसको प्राप्त किया और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को समाज के लिए उपलब्ध कराकर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। उसके बाद विश्वामित्र से प्रसिद्ध किम कारणम आसीत्। विश्वामित्र की प्रसिद्धि का कारण गायत्री मंत्र का जाप करना, क्रोधयुक्त स्वभाव का होना, गायत्री मंत्र का उपायनम या उग्र तप या गायत्री मंत्र का जपनम। तो विश्वामित्र का प्रसिद्धि का कारण था क्योंकि उन्होंने गायत्री मंत्र जो है वो लोगों को समर्पित किया था। तो जो है उसके जो एक कामधेनु जो होती है उसके समान माना गया था। तो विश्वामित्र की प्रसिद्धि का कारण क्या, गायत्री मंत्र की खोज है और यह मंत्र सूर्य देवता से संबंधित है। सूर्य देवता के इस मंत्र के जप से हमारी सद्बुद्धि प्राप्त होती है, अच्छे जो विचार है, अच्छी बुद्धि वही हमें प्राप्त होती है। उसके बाद है तपांसी समाचारता विश्वामित्रेण किम प्राप्तम। तप जो है उसका आचरण करते हुए विश्वामित्र ने क्या प्राप्त किया था, गोधूम को, वस्त्र को, धन को या ब्रह्मविष्णु में स्थान को। तो इन्होंने भी जो तपस्या की थी और क्या किया था, जो ऋषि हल में स्थान जो है उनको प्राप्त किया था। तो तप का आचरण करते हुए महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मऋषि के स्थान को प्राप्त किया और महर्षि के द्वारा दिए गए गायत्री मंत्र का जप करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो ये किया था इनके द्वारा। उसके बाद है महर्षि वशिष्ठ, इन्होंने रचना की थी क्योंकि विश्वामित्र जब उन्होंने तपस्या की थी, ऋषियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, गायत्री मंत्र जब उसको प्राप्त किया था और जो लोगों को दिया था आगे समाज में जब उसको अर्पित किया था। उसके बाद है महर्षि वशिष्ठ, इनके द्वारा रचना किनकी की गई थी, कामधेनु मंत्र की, गायत्री, सूर्य उपासना या महामृत्युंजय मंत्र की। तो महर्षि वशिष्ठ ने भी रचना तपस्या की और इनको क्या मिला था, महामृत्युंजय मंत्र, मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मंत्र। और इस मंत्र के जप से मृत्यु को वश में किया जा सकता है। उसके बाद है विवादस्य विषय काशित, लड़ाई झगड़े का कारण कौन क्या था, सूर्य निशाकर्यो कत्र श्रेष्ठ है, सूर्य जो और या फिर रात में कौन श्रेष्ठ है, विश्वामित्र विशिष्ट में से कौन रात है, गायत्री और सूर्य में से कौन श्रेष्ठ है, या सत्संगति और तपस्या जो है उसमें कौन सा श्रेष्ठ है। तो इनमें जो माना गया था, जब वे जो शेषनाग जो उनके पास जाते हैं तब जो है उस झगड़े का कारण उसको समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि सत्संगति जो है यही श्रेष्ठ है। तो दोनों जो महर्षियों के बीच में विवाद का जो कारण था वो सत्संगति जो है ये था, सत्संगति और तप में से कौन श्रेष्ठ है, और वशिष्ठ सत्संग के पक्ष में थे और विश्वामित्र तप के पक्ष में थे। तो श्रेष्ठ जो है यहाँ पर सत्संगति को माना गया था। झगड़े का कारण यहाँ पर सत्संगति और तपस्या में से कौन श्रेष्ठ है इसको माना गया था। उसके बाद है सत्यम पदस्य प्रायः अस्ति। सत्यम जो है इसका मतलब क्या होता है, निरंतर शिव है, प्रथमतया अधुना, सत्यम लगातार, हमेशा, सर्वदा। तो ऑप्शन क्या है, ए वाला यहाँ पर इसका रहेगा। तो निरंतर अधुना इसका अर्थ आधुनिक है, जब कोई कार्य लगातार चलता रहे और उसमें कोई रुकावट न हो तो उसे हम सतत कार्य कहते हैं। उसके बाद है विवादस्य समाधानिका श्रेयान। विवाद जो है झगड़ा, उसके समाधान में कौन श्रेष्ठ है, विष्णु, सत्संग, विश्वामित्र या वशिष्ठ हैं। तो इसमें ऑप्शन सी वाला सत्संग है। तो गौरव वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के बीच उत्पन्न विवाद के समाधान हेतु दोनों क्षीरसागर शेषनाग के पास गए और शेषनाग ने तप और सत्संग के बीच निर्णय कर सत्संग को जो श्रेष्ठ स्थान दिया था। उसके बाद है यहाँ पर निर्देश सर्वाधिकम समीचीन विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41 से 45 तक उत्तर आपने देने हैं। जैसे छात्रनाम लिखने से मूल्यांकन में शिक्षिका मुख्यतः इदम अवधारित। तो यहाँ पर पैडागोजी जो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है
कि छात्राणाम लेखन मूल्यांकन समय शिक्षिका मुख्यतः इदम आधारित। छात्रों के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए? विचार विषय पर, व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता पर, विराम चिन्ह या परिच्छेदन पर, या शब्द सीमा निर्धारण पर। तो इसमें किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए? और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है, विचार और जो विषय हैं उनको यहाँ पर माना गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो छात्रों के लेखन मूल्यांकन के समय शिक्षक मुख्य रूप से विषय और विचारों का मूल्यांकन करता है। यद्यपि व्याकरण, शुद्धता, विराम चिन्ह का प्रयोग इत्यादि पर भी ध्यान दिया जाता है, किंतु विचार और विषय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर माने गए हैं। उसके बाद है सप्तम कक्षा आंग्ल भाषा शिक्षिका सब छात्राणाम मौखिक भाषायां दक्षता वर्धितुम् इच्छति तदर्थम छात्राणाम कृते का आपत्ति श्रेष्ठा भवेत्। तो सातवीं कक्षा जो है इसमें आंग्ल भाषा में, आंग्ल भाषा की जो अंग्रेजी भाषा की जो टीचर है, शिक्षिका है, सब छात्राणाम मौखिक भाषा में दक्षता वर्धितुम् इच्छति, अपने जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर मौखिक भाषा की जो दक्षता है उसको बढ़ाने की इच्छा कर रही है। तो एतदर्थम छात्राणाम कृते का आपत्ति श्रेष्ठा। तो इसके लिए छात्रों के बीच में कौन सी पद्धति श्रेष्ठ रहेगी? आंग्ल भाषा दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जाए, कक्षा में वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, आंग्ल भाषा में वर्णनात्मक कथा लिखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, कक्षा में बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तो इनमें कौन सा माना गया है अगर मौखिक भाषा में दक्षता को बढ़ाना चाहती है? तो इसके लिए जो ऑप्शन बी को माना गया है, कक्षा में वार्तालाप कर्तुम प्रोत्साहनम। तो जैसे जो आपस में बातचीत करते हैं, अगर कोई जो अनुवाद जो है इंग्लिश का, तो उसी को सही अच्छे से मतलब बच्चे बोले। तो इसके लिए क्या है, जब भी उनमें आपस में कोई बात करनी हो तो उनको क्या है, इंग्लिश माध्यम जो अंग्रेजी उसके माध्यम से बातचीत करने के लिए कहा जाए। या इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, संस्कृत है, पंजाबी है, तो जिस भी भाषा को आप मौखिक रूप में सही करना चाहते हैं तो उनको कहा जाए कि अगर आपने कक्षा में बातचीत भी करनी है तो आप उसी सब्जेक्ट में करें जिसको आप सही करना चाहते हैं। व्यवहारिक भाषा बस आप एकदम से समझ सकते हैं। तो सातवीं कक्षा की अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका अपने छात्रों को मौखिक भाषा में दक्षता बढ़ाने की सोचती है। तो इस प्रकार छात्रों के लिए उसने कक्षा में वार्तालाप करने को प्रोत्साहन दिया कि आप जो कक्षा में जो अंग्रेजी जो भाषा है उसी में ही आपस में बातचीत करें। उसके बाद है सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखमस्ति। सृजनात्मक लेखन के लिए अनेक प्रयोजन हैं, उनमें प्रमुख क्या है? भावविनिमय, वर्तनी शुद्धता, व्याकरण शुद्धता या स्वभाव्यक्ति। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी स्वभाव्यक्ति जो है इसको माना गया है। तो सृजनात्मक लेखन जो होता है इसके अनेक प्रयोजन हैं, उनमें प्रमुख है स्वभाव्यक्ति, क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है चोम्स्की के मत के अनुसार मनुष्य जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति येन तेषु उत्पद्यते है। तो चोम्स्की जो है इनके मत के अनुसार साधारण व्याकरण, वाणी विचार, अर्थ या जटिल शब्द। जो चोम्स्की जो है इनके मत के अनुसार मनुष्य क्या जन्मगत भाषा ग्रहण साधन धारण करते हैं और यह तेषु उत्पत्ति है जिससे उनमें क्या उत्पन्न होगा, और इनके अनुसार ऑप्शन ए वाला साधारण व्याकरण। तो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। चोम्स्की के मतानुसार मनुष्य जन्मगत भाषा ग्रहण साधन धारण करते हैं जिसमें उनमें साधारण व्याकरण उत्पन्न होती है, और जन्मगत भाषा ग्रहण ही वास्तविक व्याकरण जानने का आधार होती है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए वाला ये माना गया है। उसके बाद है विद्यालयं प्रति आगमनेन बालाः स्वमूल भाषां कक्षाम् आनयन्ति। विद्यालयं प्रति आगमनेन बालाः स्वमूल भाषां कक्षाम् आनयन्ति बहुभाषी के देशे विद्यालयेन तेषां गृहभाषा समानं करणीयं यतोहि बाला अबाधरीत्या संवदन्ति तेषाम् अभिज्ञानस्य इदं महत्वपूर्णं भारतस्मिन् द्विसहस्राधिका मतलब 2000 से अधिक भाषाएं हैं विद्यालय से अपि इयं भाषा अस्ति। तो इसका कारण क्या है यहाँ पर? तो इसका जो कारण है ऑप्शन बी में माना गया है तेषाम् अभिज्ञानस्य इदं महत्वपूर्ण अंगनम।
अभिज्ञान मतलब जानना, क्योंकि उनका महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रतिदिन विद्यालय की ओर जाने वाली कोई बालिका जब कक्षा में प्रवेश करती है तो वह अपनी मूल भाषा में ही प्रवेश करती है, अर्थात उस बालिका को कक्षा में अध्ययन हेतु लाया जाता है किसी माध्यम व्यक्ति के द्वारा, जैसे माता पिता आदि। तो हमारा जो है बहुभाषिक देश में विद्यालय के द्वारा उसकी गृह भाषा का सम्मान किया जाता है, जो कि अभिज्ञान का यह महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद है छात्रा गरुड़ विषय एकाम कविताम पठितुम आरभन्ते। छात्रा जो है एक गरुड़ के विषय में एक कविता पढ़ना शुरू करती है और पढ़नात् पूर्वम शिक्षक से महत्वपूर्ण कार्यमस्ति। पढ़ने से पहले शिक्षक का जो इनमें सबसे सही महत्वपूर्ण जो काम है वो क्या है? छात्रान प्रति कठिन शब्दानाम अर्थ ज्ञानम कथनम। छात्रों के प्रति कठिन शब्द और अर्थों को ज्ञान को बताना, कि जैसे आप कोई लेसन पहले शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या उसमें शब्दार्थ होते हैं, वर्ड मीनिंग, या उसमें जो कुछ कठिन शब्द आते हैं तो वो कराया जाना चाहिए ताकि बच्चे को ज्ञान के अर्थ के बारे में पता लग जाए। तो छात्रान प्रति कठिन शब्दानाम अर्थ ज्ञानाय कथनम कविः विषय आदिकं विवरणम छात्रेभ्यः दातव्यम। कविता में विद्यमान कठिन शब्दान रेखांकित कर्तुम छात्रान प्रति कथनम या गरुड़ विषय छात्रान प्रति चर्चा कृते कथनम। तो गरुड़ जो है इसके विषय में अगर कोई कविता है उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो इससे पहले जो है शिक्षक का काम है कि जो गरुड़ है उसके बारे में ही बातचीत की जाए, या गरुड़ की जगह पर अगर कोई अन्य विषय है तो उसी के बारे में जहाँ बच्चे से चर्चा की जाए। तो छात्र क्या गौण विषय पर एक कविता पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ने से पूर्व शिक्षक का महत्वपूर्ण काम यह है कि वह गौण विषय की कथा को छात्रों के बीच भली भांति समझा दे। तो जो भी कोई विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले उसी के बारे में डिस्कस कर लें। उसके बाद है मुक्त प्रश्न नाम प्रमुख विशेषता। मुक्त जो प्रश्न है इनकी विशेषता क्या होती है? मूल्यांकन कठिन होता है, तेषाम एक में उचित उत्तरम अस्ति, इनका एक ही उत्तर होता है। विभिन्न प्रकार व्याख्यान ते अवसर देते हैं, अनेक प्रकार के व्याख्या के में अवसर देते हैं, या तत्र आह्वानी बहुनी संति, या उनके बहुत से आह्वान होते हैं। तो इसमें मुक्त जो प्रश्न हैं इनके बारे में जो है ऑप्शन सी को कहा गया है कि खुले उत्तर वाले, कि अनेक प्रकार के व्याख्या जो उनके हो सकती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मुक्त प्रश्नों की विशेषता होती है कि विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों पर उन्हें अवसर प्रदान किए जाए। ऐसे भाषा की समझ के साथ साथ सूझबूझ की क्षमता का भी विकास होता है, तो जिसमें अपने विचार जो खुले तरीके से रख सकें। उसके बाद विद्यालय यथार्थ या आंग्ल भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अंगम अस्ति। विद्यालय में यथार्थता और आंग्ल भाषा के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तत्स्थानीय शिक्षा की उपस्थिति, अनुपूर्वेण व्याकरण नियमों का शिक्षण, शुद्ध उच्चारण का शिक्षण, या भाषा प्रयोगार्थम अवसर हैं। तो यहाँ पर कौन से वाला सही है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है शुद्ध उच्चारण का शिक्षण, तो इसी को क्या यहाँ पर सही माना गया है? विद्यालय में यथार्थता और आंग्ल भाषा के शिक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण अंग है, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा शुद्ध उच्चारण शिक्षणम। तो विद्यालय में यथार्थ रूप से अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है और भाषा का प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि भाषा का जितना अधिक प्रयोग होगा उस विषय में ज्ञान उतना ही अधिक बढ़ता है। उसके बाद है मम माता इति विषयम अधिकृत्य एकम निबंधम लेखितुम शिक्षिका छात्रान् प्रेरयति। एतस्मिन् प्रसंगे सा मुख्यतया छात्रेभ्यः किं निर्दिशति। तो मम माता एक विषय में अधिकृत्य एक निबंधम लेखितुम शिक्षकान् छात्रान् प्रेरयति। मेरी माता, तो इस विषय को लेकर जब शिक्षक एक निबंध लिखने को छात्रों को कहती है, तो इस प्रसंग में मुख्य रूप से छात्रों को किसकी ओर निर्देश किया गया है? मार्गदर्शक पुस्तक उदाहरण रूपेण व्यवहरन्तु व्यवस्थिताय शुद्धतया च लिखन्तु, स्वभाव अनुभव आधारेण लिखन्तु, या वर्तनी विषय जागरूक हन्तु। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है स्वभाव आधारण लिखन्तु, तो इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। मेरी माता संप्रति विषय पर शिक्षिका छात्रों को एक निबंध लिखने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रसंग में वह छात्रों से कहती है कि वे इस विषय पर अपने अनुभव को लिखें। तो इस प्रकार से ये हमारी आज की क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए जो नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।